So we were on to second chapter of history, from trade to territory. ट्रेड करने ब्रिटिशर्स आए और यहाँ पे अपनी उन्होंने टेरिटरी पे ही कंट्रोल कर लिया। अभी तक हमने किया था, जब हमने मैप्स दिखाए थे मैंने आपको कि इंडिया का कितना सारा पार्ट दे हैड कैप्चर्ड। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, they came in 1797, 1857 तक आते आते विद इन 60 इयर्स जितना येलो पार्ट है ये इंडिया का, सब ब्रिटिशर्स इस पे कंट्रोल अपना कर चुके थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कुछ चेंजेस किए थे। गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल होता था, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट होता था, कलेक्टर एक पोस्ट थी जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब हम देखेंगे द कंपनी आर्मी, ये लास्ट टॉपिक है इसका, कि उन्होंने अपनी कंपनी की जो आर्मी थी, कंपनी का मतलब क्या है यहाँ पे हमेशा बोलती हूँ सी कैपिटल, ये कंपनी का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी। गुड, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। गुड गुरमीत। तो कंपनी ने अपनी आर्मी में भी कुछ चेंजेस किए। The colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. जितना मर्जी एडमिनिस्ट्रेशन में आप चेंजेस कर लो, रिफॉर्म कर लो, लेकिन आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है, पावर है, वो मिलिट्री या आर्मी के अंदर ही होती है। जब तक आपकी आर्मी स्ट्रांग नहीं होगी, आप अपना कंट्रोल नहीं अच्छा रख सकते। अब द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। जो मुगल्स की आर्मी थी वो बेसिकली कैवलरी, मतलब जो घुड़सवार होते हैं, जिनको घुड़सवार बोलते हैं, द सवार्स, द ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक, वो कैवलरी होती है। हमारी इंडिया में आज भी है कैवलरी। आप रिपब्लिक डे की परेड में देखते होगे, आर्मी ऑन हॉर्सेस आती है, आर्मी ऑन कैमल्स भी आती है। तो मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होता है जो सोल्जर्स ऑन फुट, जो पैदल वाले सोल्जर्स होते हैं जो लड़ाई करते हैं, वो इन्फेंट्री होते हैं। हमारे आर्मी में ये वर्ड काफी यूज होता है, अभी भी यूज होता है इन्फेंट्री। जितने आर्मी वाले सोल्जर्स लैंड पे पैदल वाले फाइट करते हैं, दे आर कॉल्ड इन्फेंट्री, दैट इज पैदल या फुट सोल्जर्स। मुगल्स के टाइम पर मुगल की आर्मी में ज्यादा कैवलरी और इन्फेंट्री होता था, घुड़सवार और पैदल वाले जो सोल्जर्स होते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी विच इज तीरंदाजी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, तलवार। उनकी ज्यादा ट्रेनिंग इसी चीज में होती थी। The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained army. मुगल्स के ज्यादा यही होते थे, घुड़सवार, पैदल वाले, और ज्यादा तीरंदाजी और तलवार वाली लड़ाई उनको आती थी। कोई बहुत प्रोफेशनल वाली, गन्स वाली, वैसी वाली उनको कोई लड़ाई ट्रेनिंग नहीं थी उनको। The rural areas had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers. रूरल एरियाज में भी पैदल सोल्जर्स होते थे और जमींदार ही मुगल्स को, मुगल राजाओं को सप्लाई करते थे पैदल सोल्जर्स सारे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. तक याद रखना, ब्रिटिशर्स आए जरूर, लेकिन पूरी इंडिया में ऑलमोस्ट रूल मुगल का ही चल रहा था। लास्ट एम्पायर इंडिया में मुगल एम्पायर ही था, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं। तो चेंज आया एक 18th सेंचुरी में, जब अवध और बनारस में जो मुगल रूलर्स थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमें ट्रेनिंग देनी है अपनी आर्मी को, और उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी शुरू की अपनी आर्मी को। द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army. ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि मुगल्स अपने सोल्जर्स को प्रोफेशनली ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने सोल्जर्स को ट्रेन करना शुरू किया, और उन्होंने रिक्रूटमेंट बोलते हैं हायर करना, जॉब पे रखना से, तो उन्होंने हायर करना शुरू किया आर्मी को, जिनको वो बोलते थे सेपॉय आर्मी। सेपॉय वही, फिर से वही बात थी, जैसे नवाब्स को वो नबोब बोलते थे क्योंकि उन्हें नवाब बोलना नहीं आता था। सेम वेज सिपाही ब्रिटिशर्स को बोलना नहीं आता था, तो सिपाही को वो उन्होंने सेपॉय बोलते थे। उनके मुंह से सुनने में ऐसा लगता था कि वो सेपॉय बोलते हैं, सो इट बिकेम सेपॉय। तो सेपॉय कौन थे? सेपॉयज वर द इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। इंडियन सोल्जर्स ही ब्रिटिश आर्मी में थे, दे वर कॉल्ड सेपॉयज, SEPOY। ये आप अंडरलाइन करो, पेज 22
नीचे से थर्ड पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन जहां पे लिखा है सेपॉय आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर, इसको अंडरलाइन करो। इसी के ऊपर कंपनी आर्मी जहां लिखा है उसमें जहां सवार्स लिखा है कैवलरी, ऊपर से फोर्थ लाइन पेज 22 कंपनी आर्मी में नीचे फोर्थ लाइन कैवलरी, इसको अंडरलाइन करो कैवलरी ब्रैकेट में सवार ट्रेन्ड सोल्जर्स। बेटा 22 पेज कंपनी आर्मी जहां लिखा है उसमें फोर्थ लाइन कैवलरी एक वर्ड लिखा है बीच में थर्ड वर्ड कैवलरी, इस कैवलरी वर्ड को अंडरलाइन करो, ब्रैकेट वाला भी अंडरलाइन करो। सवार्स ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री भी अंडरलाइन करो उसी के आगे, इन्फेंट्री दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स। कैवलरी से स्टार्ट करके नेक्स्ट लाइन में लास्ट सोल्जर्स तक अंडरलाइन करो। ये सब आपको एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि कैवलरी क्या होता है जो मेन ऑन हॉर्सेस, और इन्फेंट्री क्या होता है जो फुट सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स ऑन फुट। सेपॉय क्या होता है सोल्जर इन इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी, ये आपको इसलिए अंडरलाइन करवाया। उसके आगे continuing, as warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirement of the company's army declined. जब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, गन्स वगैरह आनी शुरू हो गई, तो कैवलरी आर्मी जो थी घुड़सवार उनकी रिक्वायरमेंट अब कम हो गई थी। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा। बर्मा का भी न्यू नेम क्या है कंट्री का? इंडिया की नेबरिंग कंट्री जिसका पुराना नाम बर्मा, कौन सी कंट्री थी बर्मा पता है? बर्मा किसका पुराना नाम है? पाकिस्तान। म्यांमार, जो म्यांमार है उसका पुराना नाम बर्मा था, उसका नाम बाद में म्यांमार हुआ। सो ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट where soldiers were armed with muskets and matchlocks। ये दो वर्ड अंडरलाइन करो, muskets and matchlocks जो बोल्ड में लिखे हुए हैं। ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम पे ऑलरेडी म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट में सोल्जर्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो रही थी विद मस्कट्स एंड मैचलॉक्स। और मस्कट्स एंड मैचलॉक्स हैं क्या? ये आपकी साइड पे बॉक्स में देखो, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है। मस्कट्स आर हेवी गन्स यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। बहुत हेवी गन्स, ह्यूज बड़ी बड़ी हेवी सी होती थी जो इन्फेंट्री पैदल सोल्जर यूज करते थे, वो मस्कट थी। मैचलॉक भी एक टाइप ऑफ गन थी, इसका नाम मतलब इसका नेम मैच इसलिए है क्योंकि इसमें मैच स्टिक जो होती है, माचिस की तीली से इसको आग लगानी पड़ती थी, उसमें जो पाउडर डलता था उसको आग लगाते थे, फिर उसमें गोली चलती थी, इसलिए उसको मैच लॉक बोलते थे। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मस्कट एंड मैच लॉक। ये बॉक्स में जो है इनको अंडरलाइन कर लो, मैच लॉक इनको अंडरलाइन कर लो। ग्रीन बॉक्स के अंदर इनके डेफिनेशंस भी अंडरलाइन करो। मस्कट अ हेवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, matchlock an early type of gun in which the powder was ignited by match। माचिस की तीली से इसके पाउडर को ऐसे आग लगाते थे तो इसकी गोली चलती थी। कारतूस उस टाइम जब इसके अंदर बड़ी बड़ी बुलेट्स डलती होती थी। Okay, the soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became very important। इन्फेंट्री पहले कैवलरी इंपॉर्टेंट होती थी अंडर मुगल्स, अंडर ब्रिटिशर्स इन्फेंट्री पैदल सोल्जर्स जो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, और अब वो गन्स के साथ भी लड़ाई करना शुरू हो गए थे। जो पहले तीरंदाजी होती थी या तलवार होती थी अंडर मुगल्स, ब्रिटिशर्स ने प्रोफेशनल ये वाली ट्रेनिंग दी। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। फिर उन्होंने पहले तो सोल्जर्स ऐसी गांव से लोगों को उठाया, सोल्जर्स बना दिया, अब उन्होंने प्रॉपर मिलिट्री कल्चर वाली ट्रेनिंग देनी शुरू की। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। ये फोटो में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कैवलरी है, घुड़सवार जिसको बोलते थे सवार। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अब प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देनी शुरू की, जो आजकल दी जाती है, प्रॉपर ड्रिलिंग होती है, डिसिप्लिन होता है उनकी लाइफ में एक सोल्जर्स की, वो वाली ट्रेनिंग देनी शुरू की। बट ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स
since caste and community feelings were ignored in building a force of प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, ब्राह्मण है कि शूद्रास हैं कि अनटचेबल्स हैं कि कौन है। ब्रिटिशर्स की आर्मी में सब बराबर हैं, सबको एक जैसी ट्रेनिंग है, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम तो नहीं देखा सोल्जर्स रखते टाइम। तो लेकिन कम्युनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि लो कास्ट अपर कास्ट सब सेम ट्रेनिंग है, इकट्ठे रह रहे हैं। Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? अब क्या मतलब जो सोल्जर्स सिपॉइज जो हैं इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स की आर्मी में, अब क्या वो भूल जाएं कौन सी कास्ट के हैं और सिर्फ सोल्जर समझें अपने आप को? ये कुछ प्रॉब्लम्स इंडियन कम्युनिटी में आई। कास्ट सिस्टम अब काफी कम है हमारी कंट्री में, अभी भी है, लेकिन उस टाइम बहुत स्ट्रांगली प्रेवलेंट था। सो what did the sepoys feel? How did they react to changes in their lives and their identity? That is the sense of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into a world of the sepoys. ये क्वेश्चंस कुछ जो यहाँ पे हैं कि कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर इनको क्या फीलिंग्स आती थी सेपॉइज को और उसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका एक पूरा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5, रिवोल्ट ऑफ 1857। वो कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से स्टार्ट हुआ था, दैट वी विल डिस्कस लेटर। कंक्लूडिंग द चैप्टर, इन शॉर्ट, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. पहले टाइम पर जब वो ट्रेड करने इंडिया आए, उस टाइम पे उनको 6 to 8 months लग जाते थे, 6 से 8 महीने सी से ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। लेकिन न्यू स्टीम शिप्स बने जब उस टाइम पे, उससे उनको जो पहले 6 से 8 महीने लगते थे, अब वो सिर्फ 3 हफ्तों में, विद इन 3 वीक्स ब्रिटिशर स्टीम शिप स्पीड में चलते थे, इंडिया पहुंच जाते थे। तो और ज्यादा ब्रिटिशर्स इंडिया में आने शुरू हो गए विद देयर फैमिलीज। बाय 1857 the company came to exercise direct control over 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. जो हमने मैप में भी देखा, 1857 तक कंट्री के 63% पे उनका कंट्रोल हो गया था और 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उनके अंडर थी, combined with its indirect influence on the remaining territory and population. The East India Company had virtually the whole of India under its control. जो बाकी इंडिया उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं भी थी, इनडायरेक्टली उन्हीं के कंट्रोल में थी और एक तरह से पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ गया था। आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे एक लिखा है एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब जब इंडिया में ये चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, ट्रेड से कॉलोनी बना लिया, और किसी और, ये दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, एल्सवेयर इन साउथ अफ्रीका, उसी टाइम पर साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। स्लेव ट्रेड, स्लेव बोलते हैं गुलाम को, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में स्लेव ट्रेड चल रहा था। वहां पर अगर आप ये पैराग्राफ रीड करना खुद से, वहां यहाँ पे लिखा है कि ये आपको मैंने बताया था कि उस टाइम पे जो भी ट्रैवलर्स या हिस्टोरियंस या जैसे इब्न बतूता जैसे लोग जो थे, वो ट्रैवल करते थे और जहाँ जो देखते थे उसका वो बुक्स राइट करते थे, राइटिंग्स होती थी उनकी। इसमें भी किसी ने यहाँ पे एक राइटिंग लिखी हुई है कि केप टाउन जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहां पर वो जब गए, उसने वहां पर देखा कि जैसे कैटल खरीदने की, एनिमल्स की मंडी लगती है, वहां पे लोगों की मंडी लगती है, जहाँ पे चिल्ड्रन, विमेन, वो सब खरीदे जाते हैं, मेन खरीदे जाते हैं, वो कि अपनी चॉइस होती है कि किसकी कितनी बोली लगेगी, ऑक्शन होती है और उनको खरीदा जाता है स्लेव के लिए, सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। अफ्रीका से खरीद कर ब्रिटिशर्स या डच पीपल या फ्रेंच पीपल वो इनको खरीद कर अमेरिका या कहीं और कॉलोनीज में अपने काम करने के लिए, खेतों में लेबर वर्क करने के लिए लेकर जाते थे। स्लेव ट्रेड बहुत बुरी चीज थी उस टाइम पे, साउथ अफ्रीका में थी। वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद योर चैप्टर डिस्कशन इज ओवर। वी हैव ऑलरेडी डन द मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स,
and the true or false we've already discussed. I think more or less the back exercise questions also we have discussed. We have done in the notebook. Now I'm giving you a few extra question answers. आज करने के लिए ज्यादा नहीं, 2 दूंगी आज, सिर्फ एक टीपू सुल्तान के बारे में और बैटल ऑफ प्लासी. Now regarding your exam, जो आपका फ्राइडे को एग्जाम आ रहा है, I'm thinking ये चैप्टर डिस्कशन आज हो गया, 2 क्वेश्चंस आज दे रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल क्वेश्चंस कल दे दूंगी. उसके बाद हम कल, परसों, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यूनिट टेस्ट का एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो एमसीक्यूज किस तरीके से बन सकते हैं, कैसे उसके लिए पढ़ना है. सो इज दैट ओके? कल हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करें. Yes, ma'am. Start with geography revision tomorrow. Yes, ma'am. Chapter 1. Yes, ma'am. Okay, then Yes, good. ma'am. कल keep your geography book and your geography आपकी notebook जो कि है वो handy रखना, because notebook में question answers हम discuss करेंगे कि उन question answers में से MCQs कैसे बन सकते हैं. So that will help you कि किस तरीके से पढ़ना है. So keep that handy with you tomorrow. और अभी मैं written questions दे रही हूँ. जिन्होंने अभी तक काम नहीं चेक करवाया, do send me today before 1:30.